हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल P/P और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको ग्रुप 5 का जो अभी हाल ही में PEB में नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रुप 5 की जो हमारी फार्मिस्ट लैब टेक्नीशियन और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट जो कि आप ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं, इसकी रूल बुक को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि रूल बुक 153 पेजों की है, हमें इसको पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, अतः इसकी आसानी के लिए मैंने इसकी रिगार्डिंग एक 33 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर हर एक पोस्ट को ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको व्यापम का इसी ग्रुप 5 का जो 2017 में पेपर हुआ था उसका ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, पहले आज मैं आपको बता दूं कि ये मैंने PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल साइट को खोल रखा है। अगर आप व्यापम के पुराने पेपर देखना चाहें तो आप यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है हमें मॉडल आंसर / फाइनल आंसर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मॉडल आंसर और फाइनल आंसर पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जितने भी व्यापम के जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनके पुराने पेपर आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, अगर आप देखना चाहें कि पेपर पुराने कैसे आए थे, तो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट से लेकर प्लस रिक्वायरमेंट टेस्ट से लेकर सब कुछ के दिए हैं। चूंकि अभी हम आज की इस वीडियो में ग्रुप 5 का एक पुराना पेपर सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही 2017 पर गया और आप देख सकते हैं कि 2017 में ये जो एग्जाम है ये है हमारा 9वें नंबर पर ग्रुप 5 फार्मिस्ट लैब टेक्नीशियन एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 का एक हम कोई भी पुराना पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बताने की जो इसका सिलेबस या इसका जो पैटर्न रहता है, इसमें हमारा 100 मार्क्स का एक पेपर रहता है, अर्थात ये 1 डे एग्जाम है। अगर आपने इसमें अच्छी मार्क्स गेन कर लिए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और इस बार के जो पेपर हैं इसमें 200 से 300 पोस्ट हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी ग्रुप वालों से हैं। अर्थात अगर साइंस स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट कर रखी हुई है, मैथ सब्जेक्ट ना हो, बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मॉडल आंसर और फाइनल आंसर की एक प्लेलिस्ट को आपको बता दिया है। यहाँ पर आप कोई भी हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इस पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं 17 तारीख के, और इस पेपर को डाउनलोड करने के बाद इसी की आज के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडी के रहते हैं तथा 75 क्वेश्चन हमारी टेक्निकल ट्रेड से संबंधित रहते हैं। ये मैंने यहाँ पर इस पेपर को खोल रखा है। जो हमारे 25 जनरल स्टडी के क्वेश्चन हैं इनको हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारे जनरल स्टडी के क्वेश्चन रहते हैं, इन 25 क्वेश्चन हमारे 6 सेक्शन से होते हैं, जो क्रमशः जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग तथा साइंस, ये सभी 6 सब्जेक्टों से हमारे 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार 25 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडी में आ जाते हैं। बचे कुचे हमारे क्वेश्चन 75 आपके टेक्निकल ट्रेड अर्थात 10+2 की बायोलॉजी से संबंधित होते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यदि 6 भुजाओं वाले बहुभुज के कोण की संख्या 7 = 110 डिग्री हो तो कोण 4 का मान ज्ञात कीजिए। जो दोस्तों आपको डायग्राम दिया रखा है, आपको यहाँ एंगल 7 का मान 110 डिग्री दिया हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री रहता है। 180 डिग्री रहता है चूंकि हमें ये यहाँ से लाइन क्रॉस की है और इस एंगल की वैल्यू हमें 110 डिग्री दी है। अब इस एंगल की 110 डिग्री दी है। अब हमें पता है कि अगर हम 110 डिग्री को 180 में से घटाएंगे तो बचा हुआ कोण हमारा 8वां एंगल निकल आएगा और हमारे 8वां कोण का मान निकल आएगा 70 डिग्री। और जब ये 70 डिग्री होगा और समांतर चतुर्भुज में अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसकी एक साइड बने कोण समान होते हैं, तो इस प्रकार एंगल 8 एंगल 4 के बराबर होगा और इसका मान 110 डिग्री हमारे 3 एंगल का मान होगा और एंगल 4 का मान हमारा 70 डिग्री होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा 4th ऑप्शन 70 डिग्री होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर पुनः इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ओरली हैं। व्यापम के क्वेश्चनों का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है कि हमें कुछ अलग से अप्रोच लगाना पड़े। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर दे सकते थे। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री रहता है, एंगल 7 का मान 110 डिग्री है, अतः ये एंगल 8 का मान हमारा 70 डिग्री होगा।
अब चूंकि इस लाइन के एंगल 3 तथा एंगल 7, एंगल 4 तथा एंगल 8 आपस में बराबर होंगे, इस प्रकार एंगल 4 का मान हमारा 70 डिग्री होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन जो कि कैंसिल हो गया था, अर्थात ये हमारे मॉडल आंसर में इसका आंसर कुछ और होगा और फाइनल आंसर बाय मिस्टेक से इसको कैंसिल कर दिया गया होगा। आपको गलत युग्म को पहचानना है, तो दोस्तों आपको बताना है इसका गलत युग्म कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन, होस्ट को होठी बोलते हैं, कदली को केला बोलते हैं, कोपात को कौआ बोलते हैं और चरम को चमड़ा बोलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कपोत कौआ, इसका ये आंसर गलत है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि जो यह पेपर है इसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि आइडेंटिटी द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अर्थात आपको अपघटन प्रतिक्रिया को पहचानना है। तो दोस्तों अपघटन का मतलब ये होता है कि एक चीज का दो चीजों में टूटना। अब यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बोनेट देख सकते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि एक अपघटन प्रतिक्रिया अर्थात डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, और हमारा चौथा क्वेश्चन आपको बताना है जो कि हमारा मैथमेटिक्स से संबंधित है। चावल के भरे हुए एक कार्ड लॉक 9,856 रुपये में बेचकर किसान को 12% का लाभ प्राप्त हुआ तथा गेहूं की समान मात्रा राशि को बेचने पर 12% की हानि प्राप्त हुई, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कभी भी अगर समान लाभ या समान हानि का क्वेश्चन हो और अगर हमें सेलिंग प्राइस अर्थात उसको बेचने के बाद बोला गया हो, तो दोस्तों आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर नहीं हो सकता, हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, हमारा फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे 12% लाभ तथा 12% हानि हो रही है और वो की हमारी सेलिंग प्राइस पर हो रही है। इस प्रकार हम इसका सीधा स्क्वायर करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चूंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, जब 144 का 1% हटेगा तो 1.44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन 1.44% हानि होगी। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर खरीदने की बात होती तो ना तो लाभ होता ना हानि होती, अर्थात अगर आपसे सेलिंग प्राइस पर लाभ या हानि अगर समान हो तो हमेशा हानि होती है और उसके स्क्वायर से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन उसी क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि बोला गया है तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रीजनिंग से संबंधित है। किसी खास कोड भाषा में वैन हैनी स्टेनी का मतलब गेट आउट मैन, स्टेनी होमन स्टेल्ट का मतलब आउट डेंजर है, तो उस भाषा में स्टेनी का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों आपको स्टेनी का मतलब बताना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टेनी कॉमन है, यहाँ भी स्टेनी कॉमन है, दोनों जगह स्टेनी कॉमन है और दोनों जगह यहाँ गेट आउट मैन है और यहाँ पे आउट ऑफ डेंजर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेनी की करस्पॉन्डिंग यहाँ आउट लिखा गया है, चूंकि दोनों में कॉमन है, और यहाँ भी स्टेनी के अनुरूप इन्होंने आउट लिखा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर, चूंकि हमसे स्टेनी के बारे में पूछा गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर स्टेनी का हमारा थर्ड ऑप्शन आउट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित है, अर्थात प्लांट से संबंधित है। आपको बताना है पर्णंग या फर्न खालिस्तान के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर स्पोर अर्थात स्पोर्स बीजाणु इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि पर्णंग या फर्न जीवाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा सातवां क्वेश्चन पुनः मैथमेटिक्स से संबंधित है। आपको इसका योग बताना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में इसको योग बताना है। आप इसका योग बिल्कुल बड़ी सिंपल और आसानी से बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में योग के बारे में हमसे पूछा गया है। अब योग के बारे में पूछा गया है, देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे p की पावर 3 मैक्सिमम पावर है, यहाँ p की पावर 3 है और यहाँ भी p की पावर 3 है। अब देख सकते हैं 7 से p की पावर 7 से p की पावर कट गई और इस प्रकार माइनस p की पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया माइनस p टू दी पावर 3, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब हम p स्क्वायर की पावर पे गए तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -2 है, -6 हो गया और जब इसको हमने +6 से जोड़ा तो ये हमारा 0 हो गया। इस प्रकार p स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्किप हो गया। हमारा सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी स्किप ही हो गया था।
अब हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर होगा। अब यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -3 है, तो -9 में जब हम -3 जोड़ेंगे तो -12 हो जाएंगे, और -12 में से जब +8 घटाएंगे तो हमारे -4 आ जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन -5PQ-4 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसे वाक्यों में का, की, के जैसे शब्द आ जाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, जो कि यहाँ पर की एक कीवर्ड है जो कि मिश्र वाक्य में यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत भारती एक काव्य है, और इसकी रचनाकार हमारा सेकंड ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस से संबंधित है। आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है कि वह परिघटना जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होती, अर्थात एरोजन ऑफ सॉइल डज नॉट कॉजेस ड्यू टू। आपको बताना है कि उस फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है जो कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वनो उन्मूलन, अर्थात वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन बाढ़, जब भी फ्लड आएगी तो भी हमारा मृदा का अपरदन होगा, क्योंकि पानी के भराव के कारण नदी से जल सॉइल का एरोजन होगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन है अतिचारण। इस प्रकार इसका राइट आंसर फ्रेगमेंटेशन, अर्थात विखंडन, चट्टानों का विखंडन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको याद रखना है कि वह परिघटना जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता वह चट्टानों का विखंडन है। चट्टानों के विखंडन या टूटने से मृदा बनती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन और उस टाइम की करंट अफेयर से संबंधित था। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र में 2016 में पहली बार कौन सा त्योहार मनाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन दिवाली। संयुक्त राष्ट्र में 2016 में पहली बार त्योहार को मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन पुनः मैथमेटिक्स से संबंधित है। आपको इसका योग करके बताना है। क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 9 का 4, यहाँ 36 LCM आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो LCM है वह 36 आ जाएगा। अब 36 जब हमारा नीचे LCM आ जाएगा, आप देख सकते हैं 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, ऊपर एक बार हमारा 8 आ जाएगा। जब ऊपर हमारा 8 आ गया, 12 तिया 36, 8 और 5 तिया 15 यहाँ पे हो जाएगा, और 36। तो आप देख सकते हैं कि 8 प्लस 15, 15 और 8 हो जाएंगे आपके 23, और उसमें एक जुड़ जाएगा 24। तो 24/36, 24/36 को जब अपन काटेंगे तो 8, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन 2/3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द खालिस्तान केप्ट माई फ्रेंड फॉर वीक्स। तो हम फर्स्ट ऐसे क्वेश्चनों को हम फिलअप करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में फिलअप हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा द इंजरी केप्ट माई फ्रेंड इनकैपेसिटेटेड फॉर वीक्स। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। हमें एक सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं खालिस्तान रॉ ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस बर स्टैक्ड इन अ कॉर्नर रेडी टू बी पिकअप एंड ट्रांसपोर्टेड। तो दोस्तों आपको बताना है कि रॉ में यहाँ पे आर आ रहा है, अतः यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन तथा हमारा फोर्थ ऑप्शन स्किप हो जाएगा। वहीं हमारा आप देख सकते हैं कॉर्नर, तो ये भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और कॉर्नर में भी हम यहाँ पर कॉर्नर में भी हम ए का यूज करेंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार अगर हम इसमें फिलअप करके देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा आ रॉ ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस वर स्टैक्ड इन अ कॉर्नर रेडी टू बी पिकअप एंड ट्रांसपोर्टेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है। आपको बताना है चूज द ऑप्शन दैट्स पिक अप ऑल द नाउन्स इन द आर्टिकल इन द सेंटेंस। आपको दिए गए सेंटेंसों में हमें आर्टिकल को सिलेक्ट करके नाउन को सिलेक्ट करना है कि इस सेंटेंस में कौन कौन नाउन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एल्कोहलिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। तो यहाँ पर कंट्री भी है, एल्कोहलिज्म भी है और प्रॉब्लम है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, जो कि नाउन को इस सेंटेंस में बता रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुलक के बारे में है। आपको एक व्यवसाय में 10 लोग काम में लाया जाता है। उनके वेतन क्रमशः 35,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये तथा 10,000 रुपये की वेतन है। तो इनका मूड अर्थात हमें बहुलक बताना है। तो दोस्तों बहुलक का मतलब ही होता है बहु और लक पॉलीमर। बहु मतलब बहुत बार जो आया हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ रिपीटेशन 10 लोगों में सैलरी का 12,000 हर बार हो रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर या इसका बहुलक या मोड हमारा फोर्थ ऑप्शन 12,000 होगा। जो केंद्रीय को बस में कर ले उसके लिए हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय को बस में कर ले उसके लिए हम एक शब्द में जितेंद्रिय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा सुइटेबल प्रोपोजिशन से संबंधित है। इस सेंटेंस में आपको प्रोपोजिशन का सुइटेबल प्रोपोजिशन को सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन है खालिस्तान ऑल द सब्जेक्ट आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल, या नहीं तो ऑफ दी हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आएगा। आप देख सकते हैं ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट इन द स्कूल, तो स्कूल के आगे इन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन स्किप हो गया। हमारा या तो फोर्थ ऑप्शन ही आएगा या थर्ड ऑप्शन आएगा। अब हमने यहाँ पर देखा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन द स्कूल्स सर्कुलेशन प्रेसेस द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आपको बताना है कि चूज द एप्रोप्रिएट यूजिंग टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इस 4 ऑप्शन में से सुइटेबल फिलअप को फिल करना है। ही इज नेवर इन द टाइम फॉर मील्स, इस प्रकार इसका राइट आंसर यहाँ पर नेवर आएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है और हमारे साइंस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम घूर्णन अवधि पर है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बुध नहीं होगा। बृहस्पति का सबसे अर्थात जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका सबसे कम घूर्णन अवधि है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जुपिटर इज अ प्लेनेट हैज अ शॉर्टेस्ट पीरियड्स ऑफ रोटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित था। आपको बताना था कि प्रवर्तन निर्देशालय की निर्देशक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि करनाल सिंह प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक थे। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 22वां क्वेश्चन, यदि मदर को ये लिखा जाए तो ग्रैंड सन को खालिस्तान से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इनकी नंबरिंग है, यहाँ हम नंबरिंग करेंगे उससे -1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस प्रकार अगर हम ग्रैंड सन को भी यहाँ पर लिखेंगे तो उससे उसका भी -1 में चलेगा। अब आप देख सकते हैं जी का 7 है तो जी से जस्ट एक पहले हमारा एफ आता है। अब हम देख सकते हैं क्यू के बाद हमारा आर आता है, ए के बाद हमारा क्यू के बाद आर आता है, जेड के बाद हमारा ए आता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, फेमस गायत्री मंत्र, वह किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 24वां क्वेश्चन जो कि 10 से संबंधित है। आपको बताना है खालिस्तान आई स्लैश अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। तो आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स एट द मोमेंट। एक अभी आप देख सकते हैं कि किसी भी एक मोमेंट पर काम चल रहा है। इस प्रकार ये कंटिन्यूस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिविटी को बता रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चनों का अंतिम क्वेश्चन है। आपको बताना है 1/60 का 1/15 क्या होगा? तो 15 से जब इसको कट करेंगे तो 4। इस प्रकार इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे आज के जनरल स्टडी से संबंधित 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन में यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको बता दें कि 100 क्वेश्चनों में से जो 75 क्वेश्चन हैं वह आपके टेक्निकल ट्रेड से संबंधित पूछे जाते हैं अर्थात जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है उस संबंधित विषय से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ वीडियो को मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।